आज हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 का, लेक्चर नंबर 9। ये है इलास्टिसिटी के बारे में, यानी कि लचक के बारे में। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेज टू एक्ट। तो इसको हम समझते हैं कि हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। हमारे पास फर्श की एक स्प्रिंग है, तो उसकी ओरिजिनल लेंथ को हम शो कर रहे हैं L0 से। तो जब हम इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब है वो फोर्स जो इसकी शक्ल में, लेंथ में या शेप में तब्दीली का बायस बने। तीन चीज़ें हैं, शेप होती है, लेंथ होती है और वॉल्यूम होता है। तीन चीज़ों में जो चीज़ बिगाड़ का सबब बनती है उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स हमने लगाई तो इसकी लेंथ बढ़ गई, लेकिन जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और जिन ऑब्जेक्ट्स में ये प्रॉपर्टी मौजूद हो, इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। जैसा कि हमारे पास रबड़ है, स्प्रिंग है, जब हम उनको खींचते हैं तो उनकी लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन जो ही हम फोर्स हटा देते हैं तो वापस अपनी हालत में आ जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशंस हैं। स्ट्रेस, द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ बॉडी। तो वो जो फोर्स हमने लगाई थी उसकी लेंथ को चेंज करने के लिए उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, उस फोर्स को नाम देंगे हम स्ट्रेस का। स्ट्रेस का फार्मूला क्या है? स्ट्रेस का फार्मूला स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, यानी कि वो फोर्स जो यूनिट एरिया पर लगाई जा रही है। इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेन की डेफिनेशन करते हैं। व्हेन स्ट्रेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट में चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप। तो ये तीन चीज़ें हैं जिनमें स्ट्रेन जो है वो तब्दीली कर सकती है, लेंथ में, वॉल्यूम में या शेप में। A ratio of such a change caused by the stress within the original length, volume और shape is called strain। तो ये जो तब्दीली आती है, इस तब्दीली की जो रेशो है, उसकी जो ओरिजिनल थी और जो चेंज आई है, उसकी रेशो को हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेस की वजह से जो तब्दीली आती है उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। तो इसमें लेंथ वाली जो है स्ट्रेन, उसकी डेफिनेशन दी गई है जिसको हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। If stress produces a change in length of an object, then the strain is called tensile strain। अगर स्ट्रेस की वजह से लेंथ में तब्दीली आ रही हो तो ऐसी स्ट्रेन को टेंसाइल स्ट्रेन कहा जाएगा। इसका फार्मूला हमारे पास है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। लेंथ में कितनी तब्दीली आई है, ओरिजिनल कितनी थी, इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी कि डेल्टा एल डिवाइडेड बाई L0। चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा एल से शो करेंगे, ओरिजिनल लेंथ को हम L0 से शो करेंगे। उनकी जो हम रेशो लेंगे उस रेशो को हम टेंसाइल स्ट्रेन का नाम देंगे। और ये याद रखना है कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये दो एक जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो है, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की हम डेफिनेशन करते हैं। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। आसान लफ्ज़ों में ये इस तरह होगी कि जो हम स्ट्रेस लगाते हैं, जो हम फोर्स लगाते हैं उसे खींचने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। यानी कि स्प्रिंग पर हम थोड़ी फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग की लेंथ में थोड़ा इजाफा होगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा इजाफा होगा, इसलिए हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। इसमें कहा गया है विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, तो इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं। हम देखते हैं कि ये एक्सटेंशन है जो, या जिसको हम स्ट्रेन कह सकते हैं, और ये हमारे पास स्ट्रेस या फोर्स हो गई, फोर्स लगा रहे हैं और ये एक्सटेंशन है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाते हैं यहाँ तक। यानी कि जितनी हम फोर्स लगाते रहते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो स्ट्रेन भी बढ़ती जाती है। लेकिन एक खास हद तक जब हम फोर्स लगाते हैं, स्प्रिंग को आपने देखा होगा कि जब एक ज़्यादा फोर्स से खींच दिया जाए तो वापस नहीं आता, यानी कि उसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो क्रॉस हो चुकी होती है। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर हुक्स लॉ अप्लाई होता है, इलास्टिक लिमिट के बाहर हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होता। तो उस ऑब्जेक्ट को या उस स्प्रिंग को अगर आप इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो चुकी है, बार बार खींचेंगे और खींचेंगे तो फिर ब्रेकिंग पॉइंट आएगा और वो टूट जाएगा। और लास्ट में हमारे पास है यंग्स मॉडुलस। यंग एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये कांस्टेंट या मॉडुलस पेश किया था। द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। तो स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की जो रेशियो है, अगर इनको डिवाइड किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम यंग्स मॉडुलस कहेंगे। ये मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है, हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू मुख्तलिफ है। इसके साथ टेबल 7.2 दी गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से वो लाजमी याद करनी है आपने। y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, F ओवर A है, और टेंसाइल स्ट्रेन का पढ़ चुके हैं डेल्टा L ओवर L0। ये दोनों दरअसल आपस में डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि ये इस फॉर्म में है, डिवीजन की फॉर्म में। जब हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा तो L0 ऊपर आ जाएगा और डेल्टा L नीचे आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन जाएगा FL0 डिवाइडेड बाई A डेल्टा L। तो ये हमारे पास फार्मूला है।
और इसका यूनिट है यंग्स मॉडुलस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखना है कि यंग्स मॉडुलस का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, स्ट्रेस का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और प्रेशर का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह चैप्टर 8 को हम स्टार्ट करेंगे।